नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉट कॉम बबल के बारे में। अगर आपको नहीं पता डॉट कॉम बबल क्या है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। हमें सिर्फ हिस्ट्री में से क्या चीज हुई है वो नहीं सीखना, पर क्यों हुई और वो चीज हम अपने टाइम में ना दोहराए, ये चीज हमें ज्यादा करके नोट करनी है। और इसी के बाद हम स्टडी करेंगे डॉट कॉम बबल में जो हुआ था 1993 से लेकर 2002 तक, या उसके इफेक्ट 2004 तक भी दिखने मिले थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बारीकी से देखना क्या क्या चीज किसमें क्या क्या हुआ था, क्योंकि अगर आपने भी ऐसी एक सी छोटी गलती कर दी, आप पूरे डूबने के लिए काफी बन जाओगे। चलिए दोस्तों, तो आज कुछ नया सीखे। शुरुआत हुई थी 1993 में जब मोसाइक ने www को इंट्रोड्यूस किया, वर्ल्ड वाइड वेब को, और एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। शुरुआत में ये बबल बहुत ही छोटा दिख रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका इकोनॉमी पे इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जितना पड़ा है। शुरुआत में बहुत ही नॉर्मल केसेस लग रहे थे, पर दिन प्रतिदिन जिस तरह से इसकी रफ्तार बढ़ती गई उस हिसाब से पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दिया। और आप देख सकते हो इस वीडियो में कि किस तरह हम उसे समझेंगे। एक ऐसा एरा आने वाला था जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा मानने में आता है। एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ गया उस चीज के बाद जिसके बाद लोगों को लगता था कि इंफॉर्मेशन इज द किंग, और आज भी ये चीज पूरी तरह से सच्चाई की ओर बढ़ रही है। शुरुआत हुई थी 1993 में जब यूएस गवर्नमेंट की जो प्राइम बैंक है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। उसकी वजह से मार्केट में पैसों की बहुत सी बौछार फैल गई और उस बौछार की वजह से लोगों के पास बहुत सा पैसा आ गया। लोगों को पता नहीं चल रहा था पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें, और उसी के दौरान डॉट कॉम बबल बनना शुरू हो गया। उस दौरान ये हुआ था कि 1993 में जब ये www इंट्रोड्यूस हुआ तो 1995 में बहुत सी ऐसी कंपनीज शुरू हो गई जिसके पीछे xyz.com लगा तो लोग तुम्हें पैसे देके जाते थे। मतलब कि कैसी ऐसी कंपनी जैसे कि amazon.com, ebay.com, yahoo.com, ये सारी की सारी कंपनीज उसी टाइम पे फाउंड हुई थी। जैसे कि pets.com, ये बहुत ही बड़ी कंपनी। आपको अगर pets.com ना पता हो तो आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखिएगा pets.com, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। जो कंपनी बिलियन डॉलर्स में खेल रही थी 1993 से लेकर 2000 तक, वो 2002 में पूरी की पूरी डूब गई। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गए, लोगों के पास लोन की वजह से पैसा जाना शुरू हो गया, लोगों के पास दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ना मिलने की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट शुरू करने दिया। और लोगों का मेन फोकस रहा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पे उनको दिख रहा था कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बूम आने वाला है। और इसी के दौरान ये बबल बड़ा बनता गया और बहुत बड़ा बन चुका था। ये एक ऐसा एरा ने जन्म ले लिया था जहां पे तुम कोई भी कंपनी के पीछे .com लगा तो लोग तुम्हें पैसे मुंह पे मारेंगे। कोई भी कंपनी xyz.com बोले तो जय.com पैसा लो। कुछ भी कंपनी तुम अपने नाम के पीछे सिर्फ .com लगा दो और तुम्हारे मुंह पे पैसा होगा। वेंचर कैपिटल इज .com, सिर्फ सफिक्स .com लगाने की वजह से बहुत सा पैसा। और कई लोगों ने तो क्या किया, उनकी कंपनीज ऐसे चल नहीं रही तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके .com रख दिया। लोगों को लगा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और लोगों ने इन्वेस्ट शुरू कर दिया। कई कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज थी जिनको फंड की जरूरत थी, उन्होंने इसी दौरान आईपीओ ला दिया, पब्लिक बना दिया अपनी कंपनी को, और .com पीछे लगाकर बहुत सा पैसा लोगों से हेट लिया। हेट लेने का अर्थ ये नहीं है कि उनसे पैसा छीन लिया, पर लीगली उनसे पैसा लिया कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। इस दौरान ये भी चीज हुई थी कि लोगों को कंपनीज के फाइनेंशियल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि कंपनी कितना चल रही है, कंपनी का काम क्या है, कौन से कस्टमर्स है, कौन से क्रेडिटर्स है, कितना डेट कंपनी में पड़ा है। बस लोगों को .com दिखा, लोगों ने पैसा फेंका। चीजें इस हद तक खराब हो गई कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, जो अपना पेशा है, जो अपना प्रोफेशन है, जो अपना बिजनेस है, सारे बंद कर और स्पेकुलेशन बिजनेस में चलना शुरू कर दिए। 1995 से लेकर 2000 तक लगभग नेस्डेक 400% इंक्रीज हो गया। आप मानोगे नहीं, 400% इंक्रीमेंटल ग्रोथ। मतलब कि अगर 100 रुपए का नेस्डेक का इंडेक्स हो तो वो 500 रुपए बन चुका था नेस्डेक 400% इंक्रीमेंटल के साथ। लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और लग गए स्पेकुलेशन बिजनेस में, जो एक बबल की तरह उभरना शुरू हो गया था। और ये एक ऐसा पीरियड था कि किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है उस चीज में, क्योंकि लोगों को दिखता है कि यहाँ पे पैसा मिल रहा है, सब लोग वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए दौड़े, पर उनको यही नहीं पता कि वो कंपनी कितना चलने वाली है, वो कंपनी कितनी, उनके फाइनेंशियल्स क्या है, वो क्या काम करती है, वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। बस लोगों को वहां पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिख रहा था और वो भी इतना हाई रिटर्न दिख रहा था, लोग पैसों के पीछे दौड़े।
लोगों को ऐसा लग रहा था कि www आने की वजह से, वर्ल्ड वाइड वेब आने की वजह से बहुत सी ऐसी कंपनीज एमर्ज करेगी और ये सारी की सारी कंपनीज जिसके पीछे .com नाम लगा है वो सारी की सारी कंपनीज बहुत ही ग्रो करेगी। पर रियल में ये चीज इतनी पॉसिबल नहीं हुई। उनकी उनकी जो एक्सपेक्टेशन की थी कि सपोज .com कंपनीज है वो सारी की सारी कंपनीज बहुत ही अच्छा ग्रो करेगी, उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे सारी कंपनीज काम नहीं कर रही थी। उल्टा जो कंपनीज को आईपीओ की वजह से जो पैसा आ रहा था वो सारे उनके एम्प्लॉयज के घूमने पर, उनके एडवर्टीजमेंट्स, वो कंपनी की ब्रांडिंग करने में, एडवर्टीजमेंट खर्चे में, ये में खर्चा करते थे। अरे कई कंपनियां तो उनके एम्प्लॉयज को वैकेशन पे छोड़ रही थी, कई ने डायरेक्टर ने पैसे ऐसे ही गोलमाल करके गिरा दिए और बहुत सी ऐसी कालाबाजारी, उस फ्रॉड्स, उस चीज उस दौरान हुई कि लोगों को समझ ही नहीं आया क्योंकि लोग फाइनेंशियल्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उसी दौरान सारी कंपनियों का क्या मन था कि हम बड़ा बनेंगे या तो मर जाएंगे। सिंपल फंडा था उनका, या तो हम बहुत बड़ा बनेंगे या तो मर जाएंगे। कंपनियां क्या करती थी, ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती थी ताकि वो बहुत सी अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाए, पर उन्हें वो नहीं पता कि ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के सामने सामने तुमको सेल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर दे, कई कंपनियां, कई इन्वेस्टर ऐसे दिमाग में लेके चल रहे थे उस टाइम पे कि ये कंपनियां अब भले नुकसान कर रही हो पर इन नियर फ्यूचर, मतलब कि बहुत ही कम समय में ये हमको ऐसे रिटर्न देगी जो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और वही हुआ, उन्होंने ऐसे गंदे रिटर्न दिए जो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्रमोटर्स, जो कि .com मोबाइल्स के जो प्रमोटर्स थे, उनको एक एग्रेसिवनेस क्रिएट हो गई थी कि हमें बाजार में से पैसा मिल रहा है तो हम और इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी में से लेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता कि जितना भी पैसा मिल रहा है वो इक्विटी के दौरान भी मिल रहा है और साथ साथ में डेट में भी मिल रहा है। डेट का अर्थ कर्ज, मतलब कि जितना खुद का पैसा लगा हुआ है, जितना लोगों से पैसा लाया वो डेट में भी मिल रहा है और डेट उनको कहीं ना कहीं पे तो करनी ही पड़ेगी। भले आज एक साल में पे नहीं करनी, पर कम से कम 3 या 4 साल में उनको वो डेट पे करनी है और तब शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या लोन की अमाउंट वो पे ना कर पाए, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेंसेस और बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। मैंने जितनी भी बातें बताई वो ईयर 1995 से लेकर ईयर 1999 तक की बताई। अब हम शुरू करेंगे ईयर 1999 से लेकर 2002 की कहानी, जो कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 1995 से लेकर 1999 तक में इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा देते गए, जहां की कंपनी ने ऐसे लॉसेस बुक किए जो कि अपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने पे लगाई, या तो एडवर्टीजमेंट करने पे लगाई, या तो एम्प्लॉइज को वैकेशंस पे छोड़ा, या तो डायरेक्टर्स ने कुछ ना कुछ गफला किया। अब शुरू होती है 1990 बाद की कहानी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब बात करते हैं ईयर 2000 में, जिसमें मैं 4 बातें बताऊंगा और वो चारों 4 बातें बहुत ही भयंकर साबित हुई है .com कंपनीज के लिए। सबसे पहली चीज, सारी .com कंपनी, मतलब 2 या 3 .com कंपनी अपने मिलकर मर्जर और एक्विजिशन कर दी। इकोनॉमिक एनालिस्ट जो भी है वो सारी ये चीज को एकदम फालतू चीज बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एनालिस्ट बोलते हैं कि ये सारे मर्जर और एक्विजिशन करने ही नहीं चाहिए थे। ये मर्जर और एक्विजिशन उल्टा इकोनॉमी को डुबाने के लिए साबित हो है। और दूसरी बात करूं तो लोन की बातें करूं, जैसे कि 1993 में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो हो चुके थे, उसकी वजह से लोगों के पास बहुत सा पैसा आ चुका था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया तो लोगों के पास से पैसा कम हो गया, मतलब कि बैंक्स ने अपना पैसा फिर से छीन लिया। तो उस छीनने की वजह से लोगों के पास लिक्विडिटी क्रंच आ गया और लिक्विडिटी क्रंच की वजह से कंपनीज के पास भी लिक्विडिटी क्रंच आ गया। अब लिक्विडिटी क्रंच में ला तो कंपनी बैंक्स को जो डेट लिया हुआ है उसको ना तो इंटरेस्ट पे कर पा रही थी, ना ही साथ में साथ जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे नहीं कर पाती। उसकी वजह से कई से एनपीए और कई सी ऐसी कंपनीज बैंकरप्सी हो गई। आपको मानने में नहीं आएगा पर ऑलमोस्ट 48%, मतलब कि सपोज 1993 से लेकर 1998 तक मान सकते हैं लगभग अगर 100 कंपनी शुरू हुई .com में शुरू हुई थी तो उसमें से 48 कंपनीज बैंकरप्सी प्रोसेस में चली जाए। 2000 में 48% कंपनीज ऐसी थी जो बैंकरप्सी की प्रोसीजर में चली गई। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने क्या किया, अपना असेट्स है वो दूसरे को बेच दिया। मतलब कि अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं चल रही है तो उन्होंने क्या किया, अपना असेट दूसरों को बेच दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को असेट बेच दिया तो उस चक्कर में इस कंपनी का जो कैश था वो इसके हाथ में गया, जो कि वो पे नहीं करने वाली थी, और इधर का कैश, इनके पास तो कैश ही खत्म हो गया। तो दोनों के पास कैश क्रंच हो गया। उसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा घूमना ही खत्म हो गया। और आप समझ सकते हो इकोनॉमी में अगर एक बार पैसा घूमना खत्म हो जाए तो वो कैश क्रंच इकोनॉमी के लिए बहुत ही गंदा साबित हो सकता है। तो ये सारी बातें थी 2000, मतलब कि सन 2000 में। और भी कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा सन 2000 की, जो कि बहुत ही गंदी साबित हुई है और इसकी वजह से ये .com बबल अब बस्ट होने की तैयारी में, मतलब कि पूरा एक बलून बड़ा सा तैयार हो गया और अब ये बलून फटाक से फूटने वाला है। आगे बात करूं तो यूएस इकोनॉमी को एक बहुत सा बड़ा झटका सितंबर महीने में लगा था, जहां पे उनके पास टेररिस्ट अटैक्स हुए, साथ में साथ एयरप्लेन्स क्रैश हो गए। उसकी वजह से बहुत सी प्रॉपर्टीज, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई और उस चक्कर में बहुत सा अफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पड़ा। तो दोस्तों अब बात करें कि उसका इंपैक्ट
स्टॉक मार्केट पे किस तरह से पड़ा। स्टॉक मार्केट में जैसे कि इंडिया में इंडेक्स चलता है एनएससी और बीएससी, उसी तरह यूएसए में चलता है नेस्डेक करके इंडेक्स। तो नेस्डेक का जब हाई वैल्यू, जबकि नेस्डेक का इंडेक्स वैल्यू $5048 पे था, वो सीधा गिर के 1117, मतलब कि $5048 से लेकर सीधा $1117 पे आ चुका था। मतलब आपको देखने मिल सकता है कि 78% की गिरावट, मतलब कि 77.9% की गिरावट 5048 से लेकर 1117 में मिली है। तो उसकी वजह से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हुआ। और बताया जाता है कि सन 2000 में लगभग यूएस का जो स्टॉक मार्केट था वो 25%, मतलब कि इस 78% गिरने के बाद में 25% और गिरा था उसी नेक्स्ट ईयर में। उसकी वजह से बहुत ही बड़ा इकोनॉमी को एक लॉस हो चुका था। ये बात करूं तो सिर्फ कंपनियां डूबी नहीं, बल्कि कई कंपनियों ने बहुत सा अच्छा ग्रो किया। जैसे कि pets.com था, pets.com का पहले बहुत सही चल रहा था, पर जैसे ही .com मोबाइल हुआ वो और भी राइज होना शुरू हो गई। तो उनके जो राइजिंग का जो पोजीशन था वो इतना बढ़ चुका था, फिर जब .com मोबाइल बस्ट हुआ तो उनका सारा खत्म हो गया। और pets.com के बारे में बताया जाता है कि pets.com ऐसी कंपनी थी जो कि $1 बिलियन कंपनी थी, जिसकी आज नेटवर्थ 0 हो चुकी है। बात करें अमेजोन की, amazon.com की, तो amazon.com उस टाइम पे बहुत ही अच्छी चल रही थी। .com मोबाइल में उन्होंने भी बहुत से मजे लिए, और .com मोबाइल में अमेजोन के भी प्राइस रेट बहुत ही ऊपर चले गए। पर .com मोबाइल के बाद, जो कि सपोज अमेजोन की 100% नेटवर्थ थी .com मोबाइल के पहले, तो वो .com मोबाइल के बाद हो गई सीधी 7%, मतलब कि उनको भी 93% नेगेटिव लॉस हुआ। सॉफ्ट बैंक की बात करें तो सॉफ्ट बैंक को, जो कि सॉफ्ट बैंक की सपोज 100% नेटवर्थ थी, तो वो सॉफ्ट बैंक की नेटवर्थ सीधे 1% पे आ गई। मतलब कि आपको सीधा देखने मिलेगा तो 99% की नेटवर्थ, नेगेटिव नेटवर्थ सॉफ्ट बैंक को भी झेलनी पड़ी है। साथ में बात करें तो बहुत से अच्छे एक्विजिशन मर्जर भी हुए, जैसे कि yahoo.com और ebay.com, जिसमें इकोनॉमिस्ट उसको कलंक बोलते हैं कि yahoo.com और ebay.com दोनों का मर्जर और एक्विजिशन होना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला करके दोनों का एक्विजिशन करवाया। सो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा .com मोबाइल ने किस तरह से जन्म लिया, किस तरह से शेयर मार्केट के प्राइस बढ़ा दिए, और किस तरह से एक बड़ा सा बबल सिर्फ एक सुई की वजह से फूट गया, जो कि रियल में कभी था ही नहीं। अंडरलाइंग असेट्स .com मोबाइल के बारे में कोई थे ही नहीं, कंपनीज के पास इतने असेट ही नहीं थे जितनी कंपनी को वैल्यू मिल रही थी। अगर कंपनी कभी भी ओवर वैल्यूड हो जाए तो आज नहीं कर उसकी वैल्यू अपने बुक वैल्यू पे आ ही जाती है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचें कि उसकी अंडरलाइंग असेट क्या है, और उस अंडरलाइंग वैल्यू असेट को आप उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं जितनी वो हकदार है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई बढ़िया सा टॉपिक दिखे जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए कि ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया, आप उसके ऊपर डिस्कस करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।